हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जो है हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। और ये वीडियो जो है, जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसका अगला पार्ट है, यानी कि उसका जो है अगला हिस्सा है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो है 35 क्वेश्चंस जो है हल किए थे सोशियोलॉजी में, बीए सेकंड सेमेस्टर के। तो उससे आगे के 35 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बीए सेकंड सेमेस्टर 2023 का। ठीक है, ये आपके कोर्स का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, तो देखते हैं। 35 चूंकि हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं और उससे आगे का जो पार्ट है वो इसमें है। तो जो 36 है उसको अब हम देखते हैं। तो क्या कहता है 36वां सवाल, 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का प्रतिशत है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत के कितने प्रतिशत वाला जो भाग है वो कितना है। तो वो जो है इसका जो आंसर है वो है 16.5, है ना। 16.5 जो है टोटल पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो 16.5 जो है यूपी जो है उसका हिस्सा है ना। यूपी के अंतर्गत जो जनसंख्या आती है वो 16.5% आती है। ठीक है, 37वां सवाल क्या कहता है, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। ठीक है, अब जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पता है आपको बिहार का है, तो इसमें जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि ये पिछले साल आया हुआ सवाल है 2023 में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार जो है वो 2024 में पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां का है। ठीक है ना, तो ये संभावना होती है कि उसके जो अपोजिट सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट है, यानी कि जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो ऐसे ही जो सवालों में से सवाल निकल करके आते हैं, और यही तरीका जो है सही होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, या कोई भी जब हम तैयारी करते हैं तो उसके इर्द गिर्द भी हम लोग देखें कि हाँ ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली चीज पूछी है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ का है, तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये लिखा है इधर, अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो 38वां सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का गठन करता है। ठीक है, तो जो सोशल चेंज से संबंधित जो हैं, ये सारी की सारी चीजें सोशल चेंज से ही संबंधित है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन से ही संबंधित है। मानव रचना में परिवर्तन होना सामाजिक परिवर्तन है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होना या विस्तार होना ये भी सामाजिक परिवर्तन है, विचारों और मूल्यों में परिवर्तन होना इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, है ना, जब इस तरह की बातें आए तो मान लो कि उपरोक्त सभी जो है वो सामाजिक परिवर्तन के जो कारण है, या वो जो है सामाजिक परिवर्तन का गठन करने वाली चीजें हैं। इसके बाद आता है 39 सवाल, 39। तो कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ठीक ठाक किताब है, अच्छी किताब है, कई बार पूछ ली जाती है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रजनी कोठारी। ठीक है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, सॉरी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो है किताब रजनी कोठारी की है ना। इससे अगला क्या है, अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यह कथन किसका है। तो कथन जो है कभी कभी ढूंढने और कभी कभी जो है याद रखने थोड़े कठिन होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मिल गया, ये थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद मिला। तो इसका जो आंसर है वो है बी, माइकल ब्रेचर ने जो है ये वाला कथन कहा है। ठीक है, कि अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। तो माइकल ब्रेचर हैं ये, इन्होंने जो है इस बारे में जो है बात की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ,
तो जो 41 है वो क्या कह रहा है, किसने सक्रिय बहिष्करण एवं निष्क्रिय बहिष्करण के बीच अंतर किया। ठीक है, किसने सक्रिय बहिष्करण एवं निष्क्रिय बहिष्करण के बीच अंतर किया। ये सवाल जो है मैं कहूँगा कि जो है समाजशास्त्र से थोड़ा सा बाहर है ना, तुम्हारे कोर्स से शायद बाहर है, लेकिन ठीक है तो है ही सवाल, क्या कर सकते हैं। एग्जाम जनरल दिया है तो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर दिया ही होगा, हो सकता है उसको मिल गया होगा किताब में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो अमर्त्य सेन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सक्रिय बहिष्करण एवं निष्क्रिय बहिष्करण अगर कहीं आता है तो उससे संबंधित जो वैज्ञानिक है या राइटर है वो अमर्त्य सेन है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास ये निर्दिष्ट करने की शक्ति है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा। ठीक है, कोई भी जाति को या कोई भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के रूप में अगर कोई किसी को अधिकार है तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको जो है ये अधिकार है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है, आर्टिकल 342 के तहत, है ना, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कौन सी जाति को अनुसूचित जाति या कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है वाल को। अब इसके बाद क्या है, 43 में बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुए या किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी इस टाइप के उन्मूलन अधिनियम वगैरह वगैरह हैं उनको एक साइड में लिख करके उनको सबको एक बार जो है देख लो, और कोई ना कोई अधिनियम, कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ें जो है आएंगी एग्जाम में, तो उनको एक बार अगर हम सब लोग देख लेंगे कायदे से तो हो सकता है कोई भी सवाल आए तो हमारा छूटे ना, और वो जो है कवर हो जाए पढ़ाई के बीच में। ठीक है ना, तो बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976। ठीक है, अब इसके बाद 44 क्या कहता है, 44 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 17 है, ये बहुत कॉमन है ना। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी कि अस्पृश्यता अधिनियम जो है, ठीक है, ये जो है इसके तहत संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसका जिक्र है, तो वो अनुच्छेद 17 के तहत है ना, ये चीज बताई गई। अब इससे अगला सवाल है, भोपाल घोषणा पत्र 2002 किससे संबंधित है ना। तो ना तो ये पढ़ा है हमने कभी सिलेबस में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जो एग्जामिनर होता है वो जो है शायद जनरल नॉलेज भी तुम्हारी जो है चेक करता है, और कभी कभी इस तरह के सवाल डाल देता है कि आजू बाजू की भी तुम लोगों को नॉलेज है या नहीं है ना। आसपास की खबर जो घटित होती रहती हैं तो उनसे संबंधित भी तुम्हारी जो IQ लेवल है या कुछ जानकारी है वो भी तुम रखते हो या नहीं रखते हो, तो ये भी जानने का प्रयास किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो ये जो है दलित एजेंडा है, इसका आंसर दलित एजेंडा। ठीक है, दलित एजेंडा के लिए जो है भोपाल घोषणा पत्र 2002 जो है आया था, और जो है 2002 में हुआ था ये, और इसको जो है दलित एजेंडा के साथ जोड़ा जाता है भोपाल घोषणा पत्र को। ठीक है ना, तो ये याद रखने वाली बात है। आगे देखते हैं। हम्म 46 भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। मैंने भी कहा कि बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे अनुच्छेद वगैरह हैं जो तुम्हें याद कर लेने चाहिए। तो ये 1872 में है ना, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया। अगला सवाल क्या है, जब एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। आई नहीं बात समझ में। जब एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन से अर्थात साली से विवाह करता है तो उसको सोरोरेट कहा जाता है। ठीक है, सोरोरेट कहा जाता है। और इससे अपोजिट भी है ना, जब जो है ये तो व्यक्ति का हो गया, वो अपनी पत्नी की बहन से करता है जब, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साली विवाह, सोरोरेट कहते हैं उसको। लेकिन जब किसी का पति मर जाता है, किसी महिला का पति मर जाता है और वो अपने देवर से शादी करती है, ठीक है, तो उसको लेविरेट कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा ना कि आसपास भी जो है देखते रहना चाहिए कि भाई साली से विवाह हो रहा है ना, पति की पत्नी मर गई और वो उसकी छोटी बहन से कर रहा है शादी, तो वो सोरोरेट
है ना, और किसी पत्नी का पति मर गया और वो उसके भाई से विवाह कर रही है, यानी कि देवर विवाह, तो उसको कहेंगे हम लेवीरेट। तो इस प्रकार से ये 2 सवाल हो जाते हैं और ये दोनों याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये है 48वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाया होगा तुम्हें। अपहरण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? अपहरण विवाह यानी कि किसी को अपहरण करके जब विवाह किया जाता है तो वो कौन सी जनजाति में होता है? तो वो गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति में जो है इस प्रकार के विवाह की अनुमति प्रदान की जाती है और ऐसे विवाह मान्य होते हैं। अगला सवाल है, जिस परिवार में पति पत्नी, उनकी संतान और अन्य रिश्तेदार शादी के माध्यम से एक साथ रहते हैं उसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसको वैवाहिक परिवार कहा जाता है। ठीक है, ना तो उसे सजातीय परिवार कहा जाता, ना उसको एकल परिवार कहा जाता है, ना उसको बहुपत्नी परिवार कहा जाता है। तो इसमें जो है बचता है वो वैवाहिक परिवार। ठीक है, ऐसे परिवार को वैवाहिक परिवार कहा जाता है। इससे अगला सवाल है, कौन सा शब्द वक्ता के सटीक संबंध का वर्णन करता है? कौन सा शब्द वक्ता के सटीक संबंध का वर्णन करता है? तो वो है वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक जो शब्द है वो जो है वक्ता के सटीक संबंध का वर्णन करता है। ओके, तो ये है। इसके बाद जो है 51वां सवाल, 51 सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बाल को, ये है ना, यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोक्लाइजेशन, है ना, किसने दिया है? तो मैकी मेरिट ने दिया है, वेल नोन है ये, और अधिकतर कंपटीशंस में अधिकतर जो है उसमें जो है ये आ जाता है सवाल। ठीक है, तो ये जो है मैकी मेरिट, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, सवाल इस बार भी संभावना है इसकी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, विविधता में एकता मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस किताब में दिया गया है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ी है हमने, अनेकता में एकता, कई लोगों ने इस पर प्रोजेक्ट भी किया है ना, तो वो किस किताब में जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस बात को कहा है, विविधता में एकता? तो वो भारत एक खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है उन्होंने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता नामक चीज का जो है जिक्र किया है, यानी कि इस बात का जो है उन्होंने वर्णन किया है अपनी इस किताब में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस किताब है जवाहरलाल नेहरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल है, रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों में मौजूद परंपराएं उदाहरण हैं? तो रामायण और महाभारत काल में लघु परंपराओं की बहुत ज्यादा वो थी, तो इसमें जो है बिना कुछ सोचे समझे लघु परंपरा को जो है हम मान लेंगे और ये इसका आंसर लघु परंपरा ही है। आगे देखते हैं 54 क्या कह रहा है, भारतीय ग्राम इंडियन विलेज किसकी किताब है? इंडियन विलेज के लेखक कौन है? एस सी दुबे, ये पढ़ाया है कई बार, है ना। एस सी दुबे ने जो है भारतीय ग्राम नामक पुस्तक लिखी है और बहुत विख्यात पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, इसी की वजह से जो है एस सी दुबे जी को जो है जाना गया, पहचाना गया इंडियन विलेज की वजह से। अगला सवाल है 55, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थाओं का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? ठीक है, यानी कि जब हम भारत के विषय में पढ़ेंगे, ग्रंथों के माध्यम से पढ़ेंगे, महाकाव्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा एकमात्र परिप्रेक्ष्य है और वो है भारत विधा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसके माध्यम से जो है भारत का अध्ययन करते हैं। और भारत का अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं? भारत में जो भी लिखित सामग्री है ना, जो भी लिखित प्रकार की दस्तावेज है, पुराने दस्तावेज हैं, उनके आधार पर, यानी कि जैसे ग्रंथ, महाकाव्य, ठीक है, जो हमारे पास लिखित सामग्री है उसके आधार पर जो है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है उसको हम कहते हैं। ठीक, आगे 56 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ठीक है, तो जनगणना से भी काफी सवाल आए हैं, पिछले जो हमने 35 सवाल जो किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, है ना, उसमें भी 2-3 सवाल जनगणना से संबंधित थे और इसमें भी देखो जनगणना से संबंधित आ गए। ठीक है, तो जनगणना से संबंधित भी
पोर्शन तुम्हारा ऐसा बनता है कि जहाँ से जो है कम से कम 8 से 10 सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। तो जनसंख्या से जो संबंधित डेटा है उसको भी एक बार अगर कायदे से पढ़ लेंगे हम तो हमारे कम से कम 8 से 10 सवाल सही होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है 56 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा जनजातीय समूह? भील जनजाति। भील जनजाति की जो जनसंख्या है भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, भील जनजाति की जनसंख्या सबसे बड़ा समूह जो है अगर कोई है ट्राइब्स में तो वो भील ट्राइब है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जनजातियों की समस्या नहीं है? तो जनजातियों की समस्या कौन सी नहीं है? गरीबी भी जनजातियों की समस्या है, अशिक्षा भी, आरक्षण भी, और सब जो ये है भू अलगाव, ये शायद नहीं है जनजातियों की समस्या। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला सवाल 58। क्या कह रहा है 58 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अल्पसंख्यक संस्कृति अपनी स्वयं की पहचान छोड़ती है और इसे एक प्रमुख संस्कृति की पहचान के साथ बदल देती है कहलाती है क्या? है ना, सवाल को 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है सातवीकरण। ठीक, संस्कृति की पहचान के साथ बदल देती है कहलाती है क्या? सातवीकरण कहलाती है। ठीक है, किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो अंग्रेजी वाला हिस्सा भी देख सकता है जूम करके। ठीक, तो वो उसको जो है दिख जाएगा। 59 क्या कह रहा है? 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समस्या सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य से संबंधित है? ठीक है, तो जो जनजातीय समस्याएं हैं उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार, कौन कौन सी दी हुई हैं इसमें। नवीन संस्करण का उदय, द्विभाषा की समस्या, वस्त्र विवाद या उपरोक्त सभी। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं ना, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं बिलोंग करती हैं ट्राइबल से, है ना, ट्राइबल सोसाइटी से या ट्राइबल जो समाज है, जनजातीय जो समाज है उससे जो है सारी की सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं। अब ये अगला जो सवाल है लॉस ऑफ नर्व, है ना, लॉस ऑफ नर्व के लेखक कौन है? नर्व है ये, सॉरी, लॉस ऑफ नर्व के लेखक कौन है? तो ये है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन है ये। ठीक है, ये एक प्रमुख किताब है तो उसके लेखक हैं वेरियर एल्विन। ये याद करने वाली चीजें हैं बस। अब ये सवाल है जैसे कि 66, भारत के आदिवासी मामलों के वर्तमान मंत्री कौन हैं? भारत के आदिवासी मामलों के वर्तमान मंत्री कौन हैं? तो आदिवासी मामलों के मंत्री तो अर्जुन मुंडा हैं साहब। अर्जुन मुंडा जो है वो आदिवासी मामलों के वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, पिछले साल ये सवाल आया था 2023 में, तब भी जो है अर्जुन मुंडा ही थे मिनिस्टर। ठीक है, और अब 2024 जो है ये मंत्रालय बदला नहीं गया है, 2024 में भी जो है यही है मिनिस्टर। ठीक है, अब तो खैर चुनाव का समय है, अब तो सब वैसे ही चल रहा है, लेकिन अभी भी इन पे जो है कार्यभार है। अर्जुन मुंडा ही वर्तमान में जो है आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, इससे अगला सवाल है 66, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई? तो वो 89वां संशोधन था। ठीक है, 89वां संशोधन हुआ था संविधान में, तो तब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, आदिवासियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो अगर हम जीएस घुरियो को पढ़ेंगे कायदे से, है ना, तो उनकी थ्योरी में हमें ये चीज मिल जाती है कि पिछड़े हिंदू जो है कहते हैं जीएस घुरिये। ठीक है, आदिवासियों को, तो इसका जो आंसर है वो जीएस घुरिये है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आ जाता है कई बार, और जैसे कि आया हुआ ही है सवाल, तो इसको भी जो है कायदे से पढ़ लेंगे, हम याद कर लेंगे इसको। इसके बाद जो 69 है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है ना, कल्चरल सोशियोलॉजी के राइटर कौन है? तो उसके जो राइटर हैं वो हैं ग्लिन एंड ग्लिन। ग्लिन एंड ग्लिन ने जो है इस किताब को लिखा है। और जो 70वां सवाल है 70th, तो वो जो है भौगोलिक दृष्टि से एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? ठीक है,
तो एलपी विद्यार्थी ने जो है जनजातीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है पेपर को, ठीक है। और वो जो 3 भाग हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। देखो, पहला है कस्टम यानी कि रिवाज, दूसरा है रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठान, और तीसरा है सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना, ठीक है। तो अगर कहीं जो है 2 चीजें पूछ ली गई, कस्टम और रिचुअल्स आ गया, तो अगर पढ़ा हुआ है तुम्हारा तो सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। कभी वो पूछ ले कि एलपी विद्यार्थी द्वारा तीसरा जो है भाग है वो कौन सा है ना, जनजातीय क्षेत्रों में जो उन्होंने जो है जनजातीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है, 2 वो दे दे और तीसरा पूछ ले, कोई सा भी दे दे 2, है ना। तो तीसरा तुम्हें याद होगा, पता होगा कौन से 3 भाग है, तो तब ना कर पाओगे। तो पहला कस्टम, दूसरा रिचुअल्स और तीसरा सोशल स्ट्रक्चर। तो इन तीनों को याद कर लेना, कायदे से हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। और अब जो है 71 71वां सवाल क्या कह रहा है, किसका मत है कि शुद्ध और अशुद्ध के बीच मौलिक विरोध की धारणा जाति व्यवस्था की पहचान है, ठीक है। तो जब हम भारत विधा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं, परिप्रेक्ष्य चूंकि तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है, तो जब हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, अभी जैसे कि पीछे बात हुई है ना, तो जब हम भारत विधा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं तो उसी में ही जो है लुइस डूमो, ये जो बी है इसका, लुइस डूमो ने इस पर चर्चा की है ना। इन्होंने जातियों के आधार पर जो उच्च जातियां हैं उनको शुद्ध और जो निम्न जातियां हैं उनको अशुद्ध के बीच बांटा है ना। प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो लुइस डूमो का है, ठीक है। तो ये है प्योर एंड इम्प्योर या प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। तो ये जो है कंसेप्ट लुइस डूमो का है और इन्होंने जो है इस बारे में शुद्ध, हिंदी में कहें शुद्ध और अशुद्धता की जो धारणा है वो इन्होंने दी है, ठीक है। इसके बाद समाज शास्त्र में सामाजिक अवधारणा लिखा है यहां पे सवाल में, ठीक है। लेकिन अवधारणा की जगह इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर है ना। तो स्ट्रक्चर तो इसीलिए जो है सवाल दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए, अवधारणा को काट दो इसमें से, अवधारणा की जगह लिखो संरचना। समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सामाजिक अवधारणा का तो प्रयोग कोई है ही नहीं, ये तो वेस्ट है सवाल। अब जब इन्होंने हिंदी में लिखा तो इसको गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना है, तो सामाजिक संरचना का जो सबसे पहले प्रयोग किया समाज शास्त्र में वो है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर का जो है प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला सवाल 73। प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यह परिभाषा है प्रकार्य की। 1-2 वीडियो पहले अगर जाओगे तो प्रकार्य पे एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। चूंकि समय नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम कर लेंगे काम, अपना चलाना है तो प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। किसने कहा? आर.के. मर्टन ने, ठीक है, मर्टन ने कहा है, ये बात याद होनी चाहिए। ये प्रकार्य की परिभाषा भी है मर्टन की। अगर कोई पूछता है तुमसे व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन वही है, प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन है वो सोसाइटी को मेंटेन करने का कार्य करती है, और जो उसके आसपास की जो चीजें होती हैं वो किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम होता है उसको जो है बताने का प्रयास आर.के. मर्टन ने किया है, ठीक है ना। अब जो सवाल है वो है 74 क्या? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत कॉमन किताब है, लेकिन नहीं पढ़ा तो फिर कठिन हो जाती हैं चीजें, है ना। इमाइल दुर्खाइम, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले थिंकर्स और उससे संबंधित सिद्धांतों की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5 थिंकर्स लिए थे, टॉप 5 थिंकर्स जो हैं समाजशास्त्र के, ठीक है। तो उनमें जो है मैंने सब चीज़ें बताई हैं। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? जिसने देखी होगी वीडियो या जो पढ़ने का शौकीन होगा उसने देख लिया होगा, इमाइल दुर्खीम, ठीक है।
इमाइल दुर्खीम या इमाइल दुर्खाइम कहते हैं इनको, ठीक है। और रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इमाइल दुर्खाइम ने कौन सी अवधारणा दी है? तो उन्होंने दिया है सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशल फैक्ट दिया है उन्होंने रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में, है ना। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खाइम ने बताई है ना, इसी किताब के अंतर्गत। ये भी पूछ लिया जा सकता है भाई, पिछली बार उसने किताब पूछ लिया, वो पूछ लेगा सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस किताब में दी, या सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? तो किसकी है? इमाइल दुर्खाइम की है। कौन सी किताब में दी है? रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दी है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। आसपास जो है हमारे सवाल होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला सवाल देखते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को नहीं दर्शाता है? ठीक है, यानी कि जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को नहीं दर्शाता है वो क्या है? कौन सा है इसमें से? तो वो है वर्णनात्मक अध्ययन, है ना। यानी कि जब वर्णनात्मक अध्ययन होता है तो उसमें इतिहास की चीजों को नहीं बात करते हैं, ठीक है। वैसे ऐतिहासिक में क्या होता है? विशेष घटनाओं का अध्ययन भी होता है, वर्गीकरण भी करते हैं हम लोग, और सत्यापनशीलता भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है बी। तो आज जो है 35 सवाल हो गए हैं पूरे, ठीक है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो है 35 और इसमें 35 कर दिए हैं। तो ये अभी आपके जो बचे हैं वो 30 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। 30 सवाल जो है अभी आपके बचे हैं। तो 30 सवाल जो है वो इससे अगली वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी दोस्त के पास नहीं पढ़ पा रहा है वो, तो उसको जो है तुम दिखा देना, बता देना, है ना। सबके पास चूंकि मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास है, तो इन सवालों को नोट कर करके जो है उसको भी बताने का प्रयास करना, जिससे जो है उसकी भी मदद हो जाए, और कोई भी जो है इस तरह की कोई भी जो है छूटे ना, मतलब कुल मिलाकर के जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं तो वो सबके पास तक जो है सवाल पहुंच जाएं। तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट।